हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस कंपनीज एक्ट 2013 का। इससे पहले इसका वन शॉट वगैरह सब कुछ मैंने इन डिटेल में करवा दिया है, तो तुमने अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट के, एंड उसके आंसर मॉड्यूल में वैसा है नहीं, तो वो आज मैं लिखवाने वाला हूँ कि कैसे हमें आंसर लिखना है। हमारा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तुम्हें साथ साथ लिखना होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बड़े क्वेश्चन से करते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो कि एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर छोटे क्वेश्चन तो भाई हम लोग यूं यूं कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में, इस चैप्टर का, तो वो है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो क्या बोलता है। नवीन इनकॉर्पोरेटेड ए ओपीसी। नवीन ने एक ओपीसी खोला एंड मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज नॉमिनी। एक नवीन नाम का आदमी है, उसने ओपीसी खोला एंड उसने अपनी सिस्टर नविता उसको नॉमिनी अपॉइंट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। अब नविता ने क्या किया, नविता ने एक फॉरेनर से शादी कर लिया। फॉरेन डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर से उसने शादी कर लिया और अब वो बाहर सेटल होने जा रही है परमानेंट के लिए, यानी अब वो लौट के कभी इंडिया आएगी ही नहीं। यहाँ पर दिक्कत है, क्यों? याद करो ओपीसी का प्रोविजन में क्या बोलता है, एक नॉमिनी को कम से कम दो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। पहला, या तो वो रेसिडेंट हो या प्रीवियस ईयर में 120 डेज इंडिया में रहे। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल अगर कोई करता है तभी वो नॉमिनी के लिए एलिजिबल होगा, ये प्रोविज़न बोलता है। बट अगर वो इंडिया छोड़ के जा रही है परमानेंट, तब तो वो इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया आगे फुलफिल कर ही नहीं सकती। अब वो आगे ये क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं सकती, तो क्या वो एलिजिबल रही अपॉइंट होने के लिए एज अ नॉमिनी? नहीं रही, ऑब्वियस सा बात है। अब आगे पढ़ो क्या बोलता है। ड्यू टू दिस फैक्ट सी इज विड्रॉइंग हर कॉन्सेंट, और इसलिए ये अपना कंसेंट भी वापस ले रही है एज नॉमिनेशन। टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आंसर, हमें ये क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। क्या? पहला क्वेश्चन है, इफ नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली, अगर नविता परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रही है, इज इट मैंडेटरी टू हर टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन? क्या ये मैंडेटरी है कि उसको विड्रॉ करना ही करना होगा? क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, अगर मान लो वो इंडिया परमानेंट छोड़ के जा रही है, इंडिया कभी लौट के नहीं आ रही है, क्या वो अमेरिका से कंटिन्यू नहीं कर सकती है एज अ नॉमिनी? क्या उसको मैंडेटरी छोड़ना ही पड़ेगा नॉमिनेशन? ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है, नविता मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हर मैरिज एंड दे कैन सी कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन दिस सेड 1% कंपनी। अब जो क्वेश्चन पूछा सेकेंड नंबर, वो क्या बोल रहा है, मान लो नविता इंडिया छोड़ के तो जा रही है, बट वो अपना रेसिडेंट जो है स्टेटस, रेसिडेंट का स्टेटस वो मेंटेन कर रही है इंडिया में। यानी कि रेसिडेंट इन इंडिया मतलब होता है 182 डेज और मोर इंडिया में पिछले साल रह रही है। यानी कि वो अमेरिका गई, लेकिन हर साल वो 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया आ रही है और रह रही है इंडिया में। तो यानी वो रेसिडेंट है इंडिया की, भले ही वो अमेरिका में रह रही हो। पहला केस में था कि वो इंडिया कभी आएगी ही नहीं, दूसरा केस में वो इंडिया आ रही है 182 डेज और उससे ज़्यादा, आप अपने मैरिज के बाद भी, तो क्या वो नॉमिनी रह सकती है? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। देखो क्वेश्चन 7, हमेशा क्वेश्चन मिडिल ऑफ द पेज में लिखना इम्पॉर्टेंट रहेगा। इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ मैं, ठीक है? हमेशा मिडिल ऑफ द पेज में लिखना। एग्जामिनर को कष्ट मत दो भाई, उसको सुविधा दोगे तो तुम्हें सुविधा होगा। सबसे पहले लॉ लिखेंगे, केस स्टडी है तो लॉ लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2+62 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम भी अभी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट में लिख सकते हो, बट एग्जामिनेशन में ध्यान से शॉर्ट मत लिख के आना, मार्क्स कट जाएंगे।
Subject to the provision of Section 2, Clause 62 of the Companies Act 2013, a person who is an Indian citizen, who is a natural person, who is a natural person, and Indian citizen, whether resident or otherwise, stay in India for not less than 120 days in the in last preceding in last preceding financial year shall eligible to appoint as nominee of एन OPC। ये मैंने प्रोविज़न लिख दिया कि क्या प्रोविज़न बोलता है। तुम चाहो तो उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज स्टे इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज इन लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और सेक्शन भी तुम यहाँ कर सकते हो। ये हो गए कीवर्ड्स। ये अंडरलाइन करने के बाद सेकेंड जो होगा वो होगा फैक्ट। उसके बाद तुम फैक्ट लिखोगे। फैक्ट में क्या होगा? फैक्ट में जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, वही तुमको बस इजी वे में बताना है। 1 मिनट में मॉड्यूल खोल लेता हूँ, बार बार पीछे जाकर भाई क्वेश्चन देख के आंसर लिखना। तुम भी मॉड्यूल खोल लो। फैक्ट, तो फैक्ट में कैसे लिखूंगा? नवीन इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज नॉमिनी। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो मैं लिखूंगा नविता नविता इज लिविंग India permanently and wishes, and due to this, ऐसे लिखो, नहीं और शॉर्ट करो, लिखो नविता नविता withdrawn Navita withdrawn his consent for nomination. Navita withdrawn his consent for nomination in the OPC, in his brother OPC, in the OPC लिखो, in the OPC on the ground that she is living India permanently। ये हो गया फैक्ट। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है फैक्ट में, बस उसको इजी वे में, हल्के वे में, छोटे से तरीके से तुमको बस बताना है। नविता विड्रॉन हिज कंसेंट फॉर नॉमिनेशन इन दी ओपीसी ऑन द ग्राउंड दैट शी इज लिविंग इंडिया परमानेंटली। अब होगा कंक्लूजन। अब हमें लिखना है कंक्लूजन। अब हमें पॉइंट में आंसर देना है। पहला ए नंबर क्या पूछ रहा है हमसे? ए नंबर क्या पूछ रहा है? इफ नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली, इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन? तो हम लिखेंगे इन परसुएंट with the said provision, in pursuant with the said provision, Navita it is mandatory for Navita to withdraw her consent of nomination
as her nomination if she is leaving India permanently, since she is not eligible to be appointed as nominee of an OPC as per the provision of कंपनीज एक्ट 2013। पहला का आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। दूसरा का क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ नविता मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट इन इंडिया आफ्टर हर मैरिज देन शी कैन कंटिन्यू हर नॉमिनेशन। हाउएवर इफ नविता even living India maintain its resident status she shall eligible to continue the nominee of the said office। बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन 7 तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जो कि इम्पोर्टेंट है 7 के बाद। क्वेश्चन 6 पढ़ो क्या बोलता है। Sound Syndicate Limited, a public company, and its article of association empowers the managing agent to borrow both short and long term loans on the behalf of the company। यानी एक कंपनी है साउंड सिंडिकेट लिमिटेड एंड उसके आर्टिकल्स में ये पावर दिया हुआ है कंपनी के एजेंट्स को यानी डायरेक्टर वगैरह को कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स दोनों ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर। मिस्टर लिडल, एक जो डायरेक्टर था कंपनी का, अप्रोच इजी फाइनेंस लिमिटेड, जो डायरेक्टर था कंपनी का साउंड सिंडिकेट लिमिटेड का, वो इजी फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के पास गया जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी था और लोन के लिए अप्लाई किया 25 लाख लोन इन द नेम ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए अप्लाई किया। द लेंडर एग्रीड एंड प्रोवाइडेड द सेड लोन। लेंडर जो ये है इजी फाइनेंस लिमिटेड, उसने लोन दे भी दिया क्योंकि उसने आर्टिकल्स पढ़ा होगा एंड आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कंपनी के बिहाफ पे लोन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। लेटर ऑन साउंड सिंडिकेट लिमिटेड रिफ्यूज टू रीपे द मनी बोरोड on the pretext that no resolution authorizing such loan has been actually passed by the company। बाद में साउंड सिंडिकेट लिमिटेड ये पैसा रीपे करने के लिए मना कर देता है कि वो बोलता है हम ये पैसा रीपे नहीं करेंगे क्योंकि कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, ना ही एसआर ना ही ओआर, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जो इस लोन को वैलिड ऑथोराइज करे, तो इसलिए हम ये लोन रीपे नहीं करेंगे। ये लेंडर का गलती था कि उसको इंक्वायर करना चाहिए कि हमने कोई रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया है। Analyze the above situation in terms of doctrine of indoor management under the Companies Act and examine whether the Sound Syndicate Limited is correct or not। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ देखने से ही पता चल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, चलो क्वेश्चन 7 लिखो। एक मिनट मॉड्यूल खोल लेता हूँ। लिखो, सबसे पहले जैसे हम लोग लॉ लिखते हैं वैसे लॉ लिखेंगे। लॉ लिखो, लॉ
the doctrine the doctrine of indoor the doctrine of indoor management is the exception to the concept of doctrine of constructive notice, which state that no outsiders no outsider shall deem to have a knowledge of companies' internal affairs. Companies' internal management are companies' internal affairs, and if the outsider suffer any any loss due to mismanagement, the doctrine protects the outside. ये सबसे पहले मैंने लॉ लिख दिया। उसके बाद इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा, केस लॉ, क्योंकि बहुत फेमस केस लॉ है। एज हेल्ड इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन, जिसको हम लोग टर्कॉन रूल भी बोलते हैं। उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस, इसको शॉर्ट में लिखना है। उतना जो क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम कैसे लिख सकते हो? जितना शॉर्ट में लिख सकते हो फैक्ट में वही जाता है। तो मैं देखो शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, देखो, साउंड सिंडिकेट लिमिटेड, साउंड सिंडिकेट लिमिटेड wishes to avoid the repayment of loan from Easy Finance Limited on the ground that no resolution had been passed for such loan, whereas the AOA of the company already empowers the directors for the same। ये मैंने फैक्ट लिख दिया।
कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उतना बड़ा क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट में करके लिख दिया। अब कंक्लूजन पे आ जाऊंगा। क्या साउंड सिंडिकेट लिमिटेड सही है? इन द इंस्टेंट केस, since the AOA already empowers the director to raise loan on the behalf of company, the outsider shall not liable to inquire company's internal management। मैं शॉर्ट में मैनेजमेंट लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं। हेंस द साउंड syndicate limited is liable to pay loan of rupees 25 lakh to Easy Finance Limited। और इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन 6 भी डन हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 खत्म, 7 खत्म, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए यहाँ नाम है, ये नेम एक पर्सन का नाम है। एन एसएससी हैड अ लार्ज इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited companies and transferred his investment in exchange of their shares. The income earned by company was taken back him as a pretended loan. Can A regarded as separate from the private limited company as a form? देखो ये केस स्टडी है, एंड ये केस पढ़ के तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि ये कौन सा केस स्टडी है? ये तुम्हारा दिनशॉ वाला केस स्टडी, जिसमें कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ था। दिनशॉ वाला जो केस स्टडी है, 5 केस स्टडी है, 5 केसेस जिसमें कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ था, उसमें दिनशॉ वाला केस ये वाला यहाँ पर है। तो तुमको इसी का रेफरेंस लेकर आंसर लिखना है। कैसे लिखना है वो लिखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन 4 था ना? हाँ, क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन 5 था। चलो, क्वेश्चन 5। सबसे पहले लॉ लिखूंगा। लॉ में क्या लिखना है, देखो कैसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शन ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, according to the exception of corporate wealth, the court shall have the power to disregard the corporate personality. The court shall have the power to disregard the corporate personality and held liable to the person directly in the event of any misutilization of the same। इसी को हम लोग बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। This concept is called lifting up of the corporate wealth।
further, as held in the case of Dinshaw दिनशॉ मैनेक्जी का स्पेलिंग क्या होता है भाई? मैनेक्जी का स्पेलिंग क्या होता है? भाई कैसे कैसे नाम रखते थे। पटीट। as held in the case of Dinshaw Manekji Patit, where Dinshaw, who had large income in form of dividend, as who had large income in the form of dividend, made for Sam private, Sam मतलब नकली, private company, and transfer the same for the purpose to reduce the tax liability. In said case, the court disregard the corporate wealth and held Dinshaw directly liable for evasion of tax. फैक्ट ऑफ द केस क्या है? फैक्ट ऑफ द केस अगर देखो तो यही है। फैक्ट ऑफ द केस अगर देखो तो पूरा क्वेश्चन यही दिनशॉ मैनेक्जी पटीट के केस स्टडी पे ही बना हुआ है। तो इसमें मैं डायरेक्ट एनालिसिस लिखूंगा, इसमें मैं फैक्ट और वो दोनों एक साथ लिख दूंगा। देखो कैसे लिखूंगा, एनालिसिस। ए an SSC wants to avoid his tax liability by forming for Sam private company and transfer the investment transfer the investment and taken back the same as loan. ठीक है, अब यहीं से लिखो। इन द इंस्टेंट केस A shall be regarded as same shall not be regarded as separate from the private limited company, since the company
corporate personality is uses to circumvent टैक्स। सरकमेंट टैक्स मतलब टैक्स की चोरी करने के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए को जो है सेपरेट नहीं माना जाएगा और उसको और प्राइवेट एंटिटी को सेम माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, 4 भी हो 5 भी हो गया। अब बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट इज़ अ गारंटी कंपनी? सेक्शन 2 क्लॉज 21 डिफाइन करता है गारंटी कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो गारंटेड अमाउंट होता है। ठीक है, इसमें मैं क्या ही लिखा हूँ भाई, एक लाइन का डिफिनेशन है। सिमिलरिटीज़ में क्या लिखना है कि गारंटी अमाउंट और शेयर कैपिटल और गारंटी कंपनी दोनों में लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहता है। और डिसिमिलरिटी क्या लिखना है, शेयर कैपिटल में लायबिलिटी कभी भी कॉल अप किया जा सकता है, गारंटी कंपनी में वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कॉल किया जाएगा। तो भाई इसमें मैं क्या लिखूँ बताओ, तुम ही बताओ उसमें क्या लिखूँ, ये सब तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका एक क्वेश्चन है, कैन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर एज पर कंपनीज एक्ट? बिल्कुल हो सकता है, ये क्वेश्चन लिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं लिखा देता हूँ। चलो क्वेश्चन 2 लिख लो, क्वेश्चन 2 लिख लो, क्वेश्चन 2 लिख लो। कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर ऑफ ए कंपनी अंडर दी? हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company may form for any charitable purpose. A company may form for any charitable purpose in order to uh, promote science, arts, culture and norms etc। ये नॉर्म्स की जगह लिखो साइंस की मीडिया भाई, आर्ट कल्चर एंड इन्वायरमेंट, मतलब कोई अच्छे काम के लिए बना है भाई। सच कंपनी शैल intended its profit to promote its objective। Section 8 company shall not declare dividend to their members। ये हमने पहले सेक्शन 8 कंपनी को डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो सकता है, तो सेक्शन 8 जो है पावर दिया हुआ है कि हाँ एक कंपनी सेक्शन 8 कंपनी जैसा फॉर्म हो सकता है, एंड उसमें क्या क्या फीचर्स है ये हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद लिखता है प्रोसीड्यूर। अब अगर तुम देखो तो तुम्हारे मॉड्यूल में प्रोसीड्यूर नहीं दिया हुआ है कि कैसे सेक्शन 8 कंपनी होता है, बट इसको लिखना कैसे, स्मार्टली लिखना है। देखो दी सेक्शन 8 कंपनी दी NPO में शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शैल मेड एन application to the registrar to obtain
the special license of the central government. The special license, the license of Section 8 company empowers the company not to use the word private limited or limited against its name. ये सब ऑलरेडी मैंने करवा दिया है भाई, against its name. On receipt of such an application, the registrar on verifying may grant the license to the company and register the same as Section 8. लो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावीरस क्या होता है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैंने ऑलरेडी लिखाया हुआ है कि कैसे लिखना है. ये भी हो गया. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन में करवाया, तो ये सेम चीज़ तुमको यहाँ लिखना है. 7 भी हो गया. 8 देख लो क्या है, तुमको बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है. एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और वो बाय नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, स्यू नहीं कर सकता, ये तो भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने नाम पर केस कर सकता है, खा सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. यही तुमको बस डिफाइन करके बता देना है. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, सही बात है. और एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए, सही बात है. सेक्शन 3 वाला बात बोलता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इसको तुमको बस थोड़ा सा डिफाइन कर देना है. क्वेश्चन आराम से मैंने जो लिखाया वो भी एक बार ट्राई करो अपने लैंग्वेज में लिखने का, और ये सब भी ट्राई करो. कोई भी डाउट होगा नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पूछ सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और बस पढ़ते रहो.